अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले तक हम लोग जो है वो पढ़ चुके थे। यहाँ से प्रोसेस डेलीगेशन से हमें स्टार्ट करना है कि डेलीगेशन हमने पढ़ा था कि डेलीगेशन होता है कि कोई सीनियर अपनी पोजीशन पे किसी जूनियर को जो है वो काम दे दे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉस अवेलेबल नहीं है, फ़लाना जो शख्स है वो जाके डील कर ले, तो बॉस ने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो उस शख्स को दे दी। आप अपने ऑफिस से अपना काम छोड़ें, यानी कि आप रिज़ाइन करें। आप अपनी जितनी अथॉरिटीज़ हैं, जितनी पावर्स हैं, वो किसी दूसरे को देकर जा रहे हैं। ये किसी दूसरे को देना जो है वो डेलीगेशन कहलाता है। ठीक है, अब इस डेलीगेशन में पहला आता है एडिकेशन। एडिकेशन होता है कि अपनी ज़िम्मेदारी को छोड़ना। अपनी ज़िम्मेदारी को छोड़ने से मुराद कि जो काम आप कर रहे हैं, जिस ऑफिस में आप मौजूद हैं, जिस रूम में आप मौजूद हैं, अब आप उन्हें वो काम छोड़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो बैंक रिकन्सिलेशन कर रहे थे, अब आपने वो बैंक रिकन्सिलेशन को छोड़ देना है, अब दूसरे को दे देनी है। अब वो उसकी ज़िम्मेदारी हो गई। जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक दूसरा जो है वो उसको अडॉप्ट नहीं कर सकेगा। फिर है कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। कस्टम एंड प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑफिस में एज अ कल्चर चलती हुई आ रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस का जूनियर जो है वो सबको चाय पिलाएगा, सबको कॉफ़ी पिलाएगा, ऐसा जो है वो कुछ जगह पे कल्चर होता है। फिर है एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ दिया जाए, जो भी आपका नया सबॉर्डिनेट आ रहा है, वर्कर आ रहा है, उसको तफसील से जो है वो सारी बातें बताई जाए। नेक्स्ट है फिर आपके पास कंसल्टेशन। कंसल्टेशन होता है कि आप उससे आइडियाज़, आप उससे जो है वो इम्पोर्टेंस, आप उससे जो है ना नई नई चीज़ें जो हैं वो देखें, सीखें, समझें। तो ये भी बहुत काम की होती है। बेनिफिट से नीचे, बेनिफिट्स आप लोग वैसे ही पढ़ लीजिएगा। काम जो है वो डिवाइड हो जाता है, हर चीज़ जो है वो ईजी हो जाती है, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। फिर आपके पास है टाइम मैनेज हो जाता है। फिर आपके पास है इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन होती है। फिज़िकल और मेंटल लिमिट हो जाती है एक आदमी की। भाई 100 काम तो नहीं कर सकता ना एक आदमी, अब उसको किसी को तो काम देना होगा। तो डेलीगेशन में यहाँ जो है वो क्या होता है, फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बिज़नेस खोला है, नया बिज़नेस खोला है, इसमें क्या होता है कि आप पहले तो ख़ुद काम कर रहे हैं, फिर आपको अपने लिए कुछ लोग रखने पड़ जाते हैं। तो रखने पड़ जाते हैं तो आपको काम उनको डेलीगेट करना होता है। अच्छा जी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं डेलीगेशन की। फेलियर है कि वो काम कर भी सकेगा, नहीं कर सकेगा। हायर मैनेजरियल स्किल नहीं है, हम उसको काम कैसे दे दें, ये वाला। लॉस ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल है, भाई पहले तो मैं कर रहा था अकाउंट्स के सारे काम बॉस, तो अब मुझे किसी दूसरे को देना पड़ेगा, तो यार पता ही नहीं चलेगा कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, फिर आपके पास है फेयर ऑफ लूजिंग वंस जॉब टू अ गुड सबॉर्डिनेट। अपनी जो है वो एक गुड सबॉर्डिनेट एक अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी जो है वो एक अपना काम छोड़ देगा, उसी जगह में दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, इस बात का भी डर होता है। फिर है बॉस इज़ सिक्योर एंड कंफर्टेबल टू हिज ऑल जॉब। कि जो जिस पोजीशन पे आप आ रहे हैं, देखो आप जो काम कर रहे होते हो ना, आप उसके लिए जो है ना वो आपको आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक रिकन्सिलेशन से लेकर इनकम स्टेटमेंट बनाने तक जितनी भी चीज़ें हैं आप करते रहोगे, आपको आएगी। आप छोड़ दोगे फिर आपको नहीं आएगी, वो काम करना उस तरीके से नहीं आएगा। तो इसलिए जो है लोग वो काम नहीं छेड़ते जो उनको नहीं आता हो। डाउट ओवर द डेलीगेट टू एंड व्हाट टू कीप। इस बात का शक होता है क्या उसको जो है वो डेलीगेट किया जाए और क्या जो है वो छोड़ दिया जाए। ठीक है, या ख़ुद किया जाए काम। फेलियर टू मॉनिटर और काउंसलिंग, खौफ होता है कि अगर जो है वो काम नहीं कर सका तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे टेस्टिंग आ रही है, ये हमें नहीं पढ़ना है, ये सारी सिचुएशन हमें पढ़ना है यहाँ से। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इफ़ेक्टिव डेलीगेशन है। पहला है कि आपके पास मैनेजर और सुपरवाइज़र जो है वो रिलीव हो जाएंगे, उनके काम जो है वो कम हो जाएंगे जब आप सबॉर्डिनेट को काम दे देंगे, तो दूसरे काम करने के लिए उनको वक्त मिल जाएगा। फिर है एक्सपीरियंस बढ़ेगा सबॉर्डिनेट का, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी, वर्क एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा उसका नए काम सीखने की वजह से। कुछ डिसएडवांटेज हैं, डिसीजन जो है वो लोअर क्लास से नीचे से लिया जाएगा, और एडवांटेज जो है और एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओवरऑल जो है वो शायद उस तरह से
नहीं मिल सके जिस तरह से वो ले सकते हैं। फिर है इंक्रीज़ इन कॉस्ट हो जाएगी, एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी। जो भी नई पोजीशन पे आपने किसी को बिठाया है, काम डेलीगेट किया है, तो उसमें भी जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती डेलीगेशन, अनविलिंग, क्या भाई वो बंदा काम छोड़ना ही नहीं चाहता है। जब वो काम छोड़ना ही नहीं चाहता है तो दूसरे को काम मिलेगा ही नहीं। फिर नीचे है आपके पास डेलीगेशन ओनली ऑफ मुंडेन टास्क विदाउट सेटिस्फेक्शन टू द सबऑर्डिनेट। वैसे ये मुंडेन के मतलब होता है लैकिंग इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट। जो सबऑर्डिनेट है वही नहीं चाहता काम करने को, तो वही नहीं चाहता है काम करने को, तो वो आपका काम नहीं करेगा उस तरीके से जिस तरह वो ख्वाहिश के साथ काम करता। नो प्रॉपर प्लानिंग ऑफ हाउ डेलीगेशन, कोई प्लानिंग नहीं है कि किस तरीके से डेलीगेशन की जाएगी, दी जाएगी। अच्छा, नो क्लियर गाइडेंस, कोई गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं करी गई, क्योंकि काम ही नहीं छोड़ना चाहते। जब समझाया नहीं जाएगा काम किस तरीके से होगा, हो ही नहीं सकेगा। अच्छा, pseudo delegation where the manager appears to give authority to the subordinate but make the final decision alone। कुछ ऐसे भी वर्कर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिसमें क्या होता है, जो बॉस है, जो सीनियर है, वो क्या कहता है कि यार सब काम तुम कर लो, रिपोर्ट मुझे ला के दे देना, डिसीजन मैं खुद लूँगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में भी जो है वो काम बहुत अच्छे तरीके से डेलीगेशन के साथ जो है वो पूरा नहीं हो पाता। ये भाई उसी ने जब करना है तो वही कर ले। अच्छा, ये सारी पावर्स जो हैं वो आप लोग पढ़ चुके हैं। लेजिटिमेट पावर आपकी पोजीशनल पावर होती है, जिस कुर्सी पे आपको बिठाया हुआ। एक्सपर्ट, आप किसी काम में अगर एक्सपर्ट हो। रिवॉर्ड भी आपको पता है। फिर आपके पास है रेफरेंट पावर, जो है वो चार्म्स को कहते हैं, किसी इंसान की खुशी और मतलब किसी इंसान का जो है ना वो इंस्पायर कर देना लोगों को, तो ये भी जो है ना इसमें आता है। अच्छा, फिर है आइडेंटिटी पावर। आइडेंटिटी पावर जो है ना वो होती है कि भाई वो सेम कास्ट का है, सेम मज़हब का है, सेम उसका है, तो इस तरह की भी जो है ना वो कुछ पावर्स होती हैं। अच्छा, ये 2 पेज जो है वो हमें स्किप करने हैं, इसमें सिर्फ जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस हैं, तो इनकी ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट आपको पढ़ना है व्हाट इज़ मैनेजमेंट। बेसिकली मैनेजमेंट क्या होती है हमें ये देखना है। मैनेजमेंट जो है वो लोग हैं जो किसी काम को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करवाने के पाबंद हो। ठीक है, सही तरीके से करवाने के पाबंद हों, वो क्या कहलाते हैं, वो टीम, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो क्या कहलाते हैं, मैनेजर्स कहलाते हैं। और वो प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। फिर आपके पास है हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट, जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री है। बेसिकली बैकग्राउंड से एग्जांपल दी हुई है लोगों की। अच्छा, ये लोगों की नाम की एग्जांपल जो है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से अभी मेरी नज़र से गुजरा है एक नाम, कहाँ गया, ये है डूक टबैको जो है वो कंपनी बताई गई। फिर एंड्रयू स्टील्स बताए गए हैं। ऊपर 1860 ईयर्स की जो है 1860 की कोई जो है वो इम्पोर्टेंस बताई गई है। डैनियल की कोई जो है वो एग्जांपल दी गई है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो पेपर में नहीं आती हैं, इनको जो है वो वैसे ही अवॉइड कर दिएगा। बेसिकली बैकग्राउंड बताया कि आखिर मैनेजर्स जो है वो किस तरीके से वर्क करते और किस तरीके से जो है वो पास था उनका और क्या उनका जो है वो फ्यूचर बना। अच्छा जी, यहाँ से आपकी जो है ना वो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है तफसीली, जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक, जो आपके पेपर्स में आपको जो है वो परेशान करने आएगा। मैनेजर्स, हमने इसको तफसीली तौर पे देख लिया है। मैनेजर्स कौन होते हैं, जो सही तरीके से सही काम जो है वो करवाने के पाबंद होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम ये पढ़ने जा रहे हैं अब ये सारी बातें। ठीक है, एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, 1 2, ठीक है, ये वाली साइड जो है ना वो कहलाती है टॉप मैनेजर्स, ये वाली साइड कहलाती है मिडिल मैनेजर्स, और ये वाली फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। क्लियर है, ये ट्रायंगल है, इससे ये शुरू होती है
फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो है ना, ये ऑपरेशनल मैनेजर्स कहलाते हैं। आपका जो ऑपरेशनल लेवल है वो भी इसको रिप्रेजेंट करता है। ऑपरेशनल लेवल जो है वो भाई काम करने वाले लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं। मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग मैटर है। अकाउंट्स में भी जो है वो आपके कुछ वर्कर्स होते हैं। फिर उनके बाद क्या आती है, एक मिडिल लाइन आती है। मिडिल लाइंस जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो मैनेजर्स होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं काम को। क्लियर है। और फिर टॉप लेवल आता है, जो बॉसेस होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ये सब जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, टॉप मैनेजर्स या टॉप लेवल मैनेजर्स। ठीक है, जिसे हम जो है अपने उसमें स्ट्रेटेजिक भी कहते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जहाँ हमें सिखाई जाती है। ओके देन, थ्योरीज़ आ रही है मैनेजमेंट की। हम इन सब की जो थ्योरीज़ हैं वो हम तफसील से पढ़ेंगे। बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी ऐसी होंगी जो नहीं भी आएंगी। ठीक है जी, हम शुरू करने जा रहे हैं क्लासिक थ्योरी ऑफ फ्यूल से। फ्यूल की क्लासिक थ्योरी जो है वो आपको मिलेगी यहाँ पे, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ टेलर। देखिए, टेलर के मुताबिक जो बेस्ट अप्रोच है किसी काम को करने की वो है यूजिंग द स्टडी मेथड। उसको इजी बना लिया जाए अपने हाथ से, स्टडी करके, उसे समझ के, उसे पढ़ के, उसे देख के क्या कर लिया जाए, आसान बना लिया जाए। फिर वो आपसे कहता है एम्प्लॉय ट्रेन होने चाहिए, उनको काम जो है वो भरपूर तरीके का आना चाहिए एम्प्लॉय को। फिर है वेल ट्रेन एम्प्लॉय डिलीवर हाई प्रोडक्टिविटी, कि जो वेल ट्रेन एम्प्लॉय होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, हाई प्रोडक्टिविटी, बेस्ट आउटपुट। फिर आपके पास है विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड, यहीं ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि विन विन सिचुएशन क्या होती है, कि ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा है और एम्प्लॉय का भी फ़ायदा हो। पता नहीं, मैंने एक लाइन बड़ी अच्छी कहीं सुनी थी कि अपने ड्रीम को जो है ना वो याद रखें, वरना दूसरे जो है ना वो आपको यूज़ करेंगे अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए। जो आपके बॉस हैं उनको क्या चाहिए, उनका एक ड्रीम है, वो उसको यूटिलाइज करने के लिए अपने लेबर्स को, अपने वर्कर्स को, अपने ऑफिसर्स को जो है ना वो पैसे देते हैं। तो आप अपना ड्रीम इतना मजबूत बताएं कि आप लोगों को हायर करें अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए। एक छोटी सी लाइन मैंने भी कभी कुछ 2-4 दिन पहले जो है वो सुनी थी, तो मुझे ख्याल आया। बहरहाल, फ्यूल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, फ्यूल की एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी। ठीक है, फ्यूल की एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी जो है वो बताती है कि हमें जो है वो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है जी, 14 प्रिंसिपल में सबसे पहली आती है डिवीज़न ऑफ वर्क, काम को तकसीम कर देना। सारा काम एक आदमी के पास होगा तो वो काम सही से नहीं हो सकेगा, तो इसलिए क्या कर लिया जाए, काम को तकसीम कर दिया जाए। फिर है अथॉरिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पहले भी पढ़ा कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बिल्कुल एक साथ काम करती है, मिलकर काम करती है। फिर है लीडरशिप। लीडरशिप आपको पता है, कोई लीड करे, कोई आगे चलाए, कोई लेकर चले साथ। फिर है यूनिटी ऑफ कमांड। देखो, एक बॉस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक शख्स कह रहा है आप इस तरफ जाए, दूसरा शख्स कह रहा है आप उस तरफ जाए, मामला ख़राब हो जाएगा। क्या होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए, एक काम होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान। वन हेड वन प्लान जो है वो क्या बताता है आपको, कहाँ लिखा है, ये रहा, वन हेड वन प्लान। वन हेड वन प्लान जो बताता है आपको कि आपका जो वर्क है, जो काम है, वो क्या हो, एक हेड की तरफ से आए, यानी एक बॉस की तरफ से आए, और उसका एक ही प्लान हो। मिनट मिनट जो है ना वो अपने प्लान तब्दील ना करे, पहले क्या ये करना है, फिर क्या वो करना है, फिर क्या ऐसा नहीं वैसा करना है, फिर क्या वैसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा ना हो। फिर है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन जो है वो ये है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं आपको उसकी पे मिलनी चाहिए, जो काम आप कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू आपको प्रोवाइड की जाए। फिर है आपके पास सेंट्रलाइजेशन।
सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में अभी बता देता हूँ, आगे भी आएगा, हम उसको वहाँ स्किप कर देंगे, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन होता है कि तमाम ऑर्डर्स, तमाम रिपोर्टिंग, तमाम क्वेश्चनिंग एक इंडिविजुअल से हो, यानी बॉस एक हो, ठीक है। पूरे ऑफिस में इन्वेंट्री के लिए भी बॉस एक है, प्रोडक्शन के लिए भी बॉस एक है, सेल्स के लिए भी बॉस एक है, हर चीज़ के लिए एक ही है। सेंट्रलाइज प्रोग्राम होते हैं। फिर डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज में होता है सेल, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन। इसके लिए एक जो है ना वो बंदा अलग है, मैनेजर बैठा दिया, सब ने उसी को रिपोर्ट करना है। अकाउंट्स, फाइनेंस और इससे रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए वर्कर्स हैं, वर्कर्स के ऊपर एक मैनेजर मौजूद है, सब ने उस मैनेजर को रिपोर्ट करना है। वो दोनों मैनेजर जाके बॉस से बात करेंगे और बॉस को सारी डिटेल बताएंगे। ये क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। सबको अपनी अपनी अथॉरिटी दे दी गई, काम दे दिया गया, डिसीजन मेकिंग दे दी गई कि अब भाई कर लो, आखिर में बॉस को रिपोर्ट कर दिया जाता है। फिर आपके पास है स्केलर चेंज। स्केलर चेंज या क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी इज़ नेसेसरी। देखें, पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ये दो अकाउंटेंट हैं, ठीक है, इन दो अकाउंटेंट को इस मैनेजर को बताना है। अगर ये मैनेजर जो है वो सही तरीके से बात नहीं करेगा तो फिर आपने जाना है किसके पास? सीएफओ के पास। अरे क्या हो गया ऐसे, ठीक है। और अगर सीएफओ भी बात नहीं समझेगा तो फिर आपने कहाँ जाना है? बॉस के पास। ये लाइन ऑफ अथॉरिटी आपको पता होनी चाहिए कि आपको किस वक्त कहाँ किससे जो है वो डिबेट करनी है अकॉर्डिंग टू मैटर, ठीक है। फिर आपके पास है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है कि देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर चीज़ की जगह होनी चाहिए और हर जगह की एक चीज़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि चीज़ें ख़राब हों, बिखरी हुई हों, इधर पड़ी हों उधर पड़ी हों। इसेंशियल प्रोग्राम है कि मटेरियल और सोशल ऑर्डर्स जो हैं वो बराबर रहें, यानी कि आप अपने काम को जो है वो ऐसे करें कि वो बेसिकली आसान बताऊँ अल्फाज में तो ये ऐसा है कि आप जो है वो अपनी तमाम चीज़ों को सही तरीके से तमीज़ से रखें, फैलाएं नहीं, ख़राब काम ना करें, गंदगी ना करें। ये इसकी एक छोटी सी लाइन है, लेकिन मुराद इससे जो है ना वो बड़ी तफसीलन है कि हर चीज़ की जो है वो एक स्पेसिफ़िक लोकेशन होनी चाहिए ताकि वो आपको ऑन टाइम, ऑन स्पेस जो है, ऑन वर्क जो है वो आपको मिले। फिर है इक्विटी। जस्टिस। जस्टिस शुड बी इक्वल, ठीक है। जस्टिस शुड बी इक्वल से मुराद है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 4 छुट्टियां महीने की अगर एक सीएफओ की हैं तो वो 4 छुट्टियां जो है वो जनरल मैनेजर की भी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्कर्स की महीने की अगर 3 छुट्टियां हैं तो तमाम वर्कर की महीने की 3 छुट्टियां होनी चाहिए, ठीक है, और नहीं है तो नहीं सही। फिर है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट है एक जर्नल इंटरेस्ट, एक तरह से इंटरेस्ट और गोल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी इंडिविजुअल के गोल्स, इंडिविजुअल की जो ख्वाहिशात हैं उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनको जो है वो सपोर्ट किया जाए एक तरह से कि वो अपने डिसीजन को मेक कर सकें, बना सकें। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ अ पर्सनल। देखो भाई, ऐसा ना हो कि आप आज जॉब पे लगे हो, आपने जो है वो अपनी जॉब स्टार्ट की और स्टार्ट करने के बाद आपको पता चलेगा यार हमने एक दूसरा बंदा रख लिया, आप कल से नहीं आइएगा। फ़ायदा है इसी जॉब का कि कभी आप हायर हो रहे हो, कभी आप फायर हो रहे हो, मेंटली जो है वो आप क्या हो रहे हो? डिस्टर्ब हो रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है कि अपॉर्चुनिटी। इनिशिएटिव जो है वो अपॉर्चुनिटी अगर नज़र आए तो उससे जो है वो इनिशिएट, उस वर्क को जो है वो इनिशिएट, उस काम को जो है वो इनिशिएट किया जाए, लेकिन विद इन द अथॉरिटीज़। ऐसा ना हो कि आपके पास, आपने बॉस के नाम पे नई ज़मीन ले ली, ठीक है, ये बात बॉस मैंने ज़मीन ले ली, पैसे दे देना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप अपनी लिमिट्स के मुताबिक ही अपना फ़ैसला जो है वो करेंगे। एक रह गया, फिर है स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स जो है वो टीम वर्क है। टीम वर्क क्या होता है? अच्छा, फॉस्टर, ये पूरा नाम भी आ सकता है, ये लिखा हुआ है फॉस्टर स्पिरिट डी कॉर्प्स, ठीक है।
इट्स रिप्रेजेंट एज के जो है ना वो टीम वर्क, ग्रुप ऑफ पीपल, या कह लो कि मिलकर काम करना। क्लियर है? फिर है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। वेबर की दी हुई ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी जो है वो क्या है, ये यहाँ पे बेस्ड ऑन हायरार्की। बेस्ड ऑन हायरार्की से मुराद है, ये 3 पॉइंट हमें पढ़ना है कि जो हायर है उसकी जो है वो क्या होगी, एक बेसिकली ऊपर से जो है ना वो कंट्रोल होगा सारा। अथॉरिटी जितनी ज़्यादा होगी कंट्रोल उतना ज़्यादा होगा। फिर आपके पास है रूल्स जो है वो स्ट्रिक्ट होंगे, जितने ऊपर जाएंगे उतने रूल जो है वो स्ट्रिक्ट होते जाएंगे। स्पेशलाइजेशन ऑफ इन ड्यूटी, सेग्रीगेट ऑफिस एंड लेवल। देखें सेग्रीगेट लेवल होते हैं, जूनियर अकाउंट्स वो सब जूनियर वर्क कर रहे हैं, मेरे मैनेजरियल सॉरी तो जूनियर अकाउंट और मैनेजरियल अकाउंट्स, तो जूनियर अकाउंट्स की अलग है, मैनेजरियल अकाउंट्स के मामले अलग हैं, तो उनको जो है वो उनकी जगहों पे रखा जाए। फिर है वेबर्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेबर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वेबर के मुताबिक जो है वो क्लियर हायरार्की पोजीशन होनी चाहिए, क्लियर हायरार्की पोजीशन हो ताकि जो है वो सबको सबका बॉस, सबको सीनियर पता हो। ठीक, अच्छा ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइन भी पढ़नी है। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाली जो लाइन है ना वो मैंने स्किप कर दी। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल मैनेजर्स या मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर क्लियरली डिफाइंड। हर शख्स को पता हो कि उसने ये काम करना है। सेल टैक्स के काम वाले को सेल टैक्स का पता हो, इंपोर्ट के काम वाले को इंपोर्ट का पता हो, एक्सपोर्ट के काम वाले को एक्सपोर्ट का पता हो। हर शख्स को हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अपना काम उसे आना चाहिए, नहीं आता तो आप सिखाएं। अच्छा, फिर है कि कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ रूल्स होने चाहिए। रूल्स जो हैं वो क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। प्रोसीजर्स जो हैं वो पता होने चाहिए, हर सिचुएशन का प्रोसीजर जो है वो पता होना चाहिए। ऑफिसेज आर हेल्ड बाय मेरिट। ऑफिसेज जो हैं वो मेरिट पे क्रिएट हों, ऐसा ना हो कि जो है वो मेरिट से मुराद है कि आपने किसी बंदे को हायर किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका काम, उसकी सोच देख कर हायर किया है, सिफारिश से हायर नहीं किया जाए। ठीक है जी। फिर आपके पास है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन विल, ये यहाँ पर है क्या, रिस्पॉन्ड स्लोली टू चेंज ड्यू टू द नंबर ऑफ रूल्स। बहुत तेज़ी से जो है वो चेंजेस नहीं कर पाते क्योंकि इनके रूल्स, इनके लेवल्स जो हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लैक स्पीडी कम्युनिकेशन, बहुत तेज़ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देखें हायरार्की लेवल सेट कर दिया है ना। मैनेजर जो है, सबऑर्डिनेट जो है वो मैनेजर को बताएगा, मैनेजर जाके जो है वो सीएफओ को बताएगा, सीएफओ जाके बॉस को बताएगा। लाइन चलेगी ना, इंफॉर्मेशन पहुंचने तक बहुत देर हो जाती है। फिर है रूल स्टिफल इनिशिएट। स्टिफल होता है किसी को दबाना, किसी को जो है वो छोटा दिखाना। फिर है द लिटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टाफ इन डिसीजन मेकिंग। इसमें जो है वो एक थोड़ी सी जो है वो क्या हो जाती है, इन्वॉल्वमेंट हो जाती है स्टाफ की डिसीजन को मेंटेन करने के लिए। अच्छा जी, अब माजरा कुछ ऐसा है कि ये फिर एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आ गई है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस ऑफ मैनेजर, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये सब जो है ना एक टेस्ट आया है। ये कैजुअल सी कुछ बातें यहाँ पे आ जाए। ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के बारे में बताया है एल्टन मायो ने। एल्टन मायो ने जो है वो एक बहुत यहाँ नीचे एक अच्छी सी बात की है, उसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। कुछ एयर है, कहाँ ये सब कुछ बातें हैं। इलेक्ट्रिक कंपनी की जो है ना, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के जो है ना इन्होंने कुछ काम किए और जो है ना वो इसके बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट सी उन्होंने लाइट एग्जाम्पल जो है ना वो दी है। ठीक है, मायोस टीम, यहाँ पे मायोस टीम हु वॉज कंसर्न विद फैटिग्यू एंड इट्स इफेक्ट आउटपुट व्हेन इंक्रीज द लाइटिंग ऑफ वन वर्क एरिया। अब देखें ज़रा, उन्होंने क्या करा, एक वर्क एरिया की लाइट को इंक्रीज़ कर दिया और क्या देखा कि आउटपुट इंक्रीज़ हो गया। क्या आउटपुट क्या हो गया, बढ़ गया। बट व्हेन द टीम टुक अवे एक्स्ट्रा लाइट, जब टीम ने वो एक्स्ट्रा लाइट हटा दी,
द आउटपुट इंक्रीज अगेन क्लियरली इट। देखें क्या हुआ, पहले उन्होंने एक एक्स्ट्रा लाइट लगाई, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी वर्कर्स को, उन्होंने आउटपुट इंक्रीज़ किया। और जब वो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी हट गई उसके बावजूद भी आउटपुट जो है वो दोबारा बढ़ने लगा। क्लियरली एग्जाम्पल कर रहा है वॉज नॉट द लाइट, कि ये लाइट की वजह से, ये बेनिफिट की वजह से नहीं बढ़ा, या आउटपुट बेनिफिट की वजह से नहीं बढ़ा। मायो ने ये देखा कि जो एक्सपेरिमेंट का इफ़ेक्ट हुआ है वो किस पे हुआ, चेंजेस पे हुआ। कि चेंजेस जो है वो उनको मोटिवेट करने लगे, उनका इंटरेस्ट बढ़ाने लगे, उनको काम जो है वो करने में मदद करने लगे। तो यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट आया। फिर आ रही है मॉस्लो की थ्योरी। मॉस्लो की थ्योरी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पास यहाँ पर भी आएगी आगे। EM एंटरप्राइज मैनेजमेंट जो इसके बाद का सब्जेक्ट है उसमें भी जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंटली आएगी, ज़रा जहन में रखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं कुछ नंबर्स लिखूँगा। ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, ये सीक्वेंस नीचे से स्टार्ट है, ये ज़रा अपने जहन में रखिएगा। फिर अभी इस पर तफसील से बात भी कर लेते हैं। अच्छा जी, हेज़लबर्ग कहते हैं, सॉरी मॉस्लो के बाद, हाँ मॉस्लो है ना पहले, तो मॉस्लो चल पेज नंबर हम चल रहे हैं इस वक्त 29 पे, ताकि मॉस्लो जो है ना वो पढ़ लें। ठीक है, पेज नंबर 29 वापस ले जाएंगे अभी हम पीछे ही, लेकिन ज़रा मॉस्लो को एक नज़र देख लें। ये आ गई, ठीक है। अच्छा, ये वहाँ पे जो है ना वो सिर्फ एक हेडिंग में लिखा हुआ है, यहाँ पे तफसील है, तो तफसील यहाँ से पढ़ के फिर वापस चलेंगे। ओके, सबसे पहले है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, रोटी कपड़ा मकान। एक इंसान को काम करने के लिए अकॉर्डिंग टू मॉस्लोस की बेसिक नीड जो है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। उसे रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए ताकि वो जो है वो काम करे। फिर उसे सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेफ्टी नीड उसकी पूरी हो, सिक्योरिटी उसकी पूरी हो कि भाई उसे आज जॉब से नहीं निकाल दिया जाएगा। उसने अगर ये कहा है कि मैं अपनी अगली महीने की सैलरी से किसी शख्स को पैसे दूंगा तो उसको अगले महीने की सैलरी मिले। ऐसा ना हो कि उसको हर 2-4 महीने में जो है ना वो हायर किया जाए और फिर फायर कर दिया जाए, ऐसी सिचुएशन ना हो। फिर होती है इंसान की सोशल नीड, जब उसको रोटी कपड़ा मकान पैसे मिल रहे हैं, उसकी जॉब सिक्योर है, फिर उसे चाहिए होती है सोशल नीड। सोशल नीड क्या है कि उसे दोस्त चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, तफरी चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो उसका साथ दें, साथ रहें, साथ बैठें उठें। ये क्या होती हैं, सोशल नीड्स होती हैं। फिर आपके पास आती है स्टीम नीड। स्टीम नीड को जो है ना हम कहते हैं ईगो भी जो है ना वो बड़ा मैटर करने लगता है। फिर आ जाता है स्टेटस आ जाता है इस पॉइंट पे। ठीक है, देखें सेल्फ स्टीम जो है ना वो आपकी ईगो है। ईगो कैन बी 2 टाइप, एक होती है जो आपको अच्छे की तरफ ले जाती है, एक होती है जो आपको बुरे की तरफ ले जाती है। अच्छे वाली ईगो जो है वो आपको जो है ना वो बेहतर, अच्छा और अच्छा, बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो हसद होती है, जो जलना होता है, जो किसी को जो है ना वो अच्छाई की तरफ देख के या किसी से जो है वो प्रॉब्लमेटिक आकर जो है वो आप ईगो ले आए उसके बीच, वो जो है वो क्या हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, उसमें जो है वो मसले होते हैं। सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं अगर आपको बताऊं कि जब देखें आज आप शीशे के सामने खड़े हों और देखें ख़ुद को, कि देखें कि मैंने आज क्या हासिल किया है। जिस दिन आपको जो है ना वो शीशे के सामने देखकर ख़ुद को जब शीशे के सामने देखें और लगे यार तुमने जो है ना आज जीत लिया है, आज तुमने हर वो चीज़ पा ली है जो तुम्हें चाहिए थी, तुम्हें ऐसा लगा, अब आप ख़ुद को देख के खुद से कह रहे हैं कि यार तुम जो हो वो ऐसे हो गए हो कि बेस्ट हो गए हो। या फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने जो है वो अपनी जो ख्वाहिशात थी, जो चीज़ें थी, जो वर्क था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको आखिर हासिल कर लिया। जब ऐसी सिचुएशन आपका दिल कहे कि हाँ यार मैं आज काबिल हो गया हूँ, मैंने आज कुछ हासिल कर लिया है, तब जो है ना आपके अंदर होती है सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन कि हाँ मैंने आज अचीव कर लिया।
तो जब ये आपके अंदर आएगी तो आपको नज़र आएगा कि हाँ भाई आज जो है ना वो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, आज जो है वो वर्क कैपेसिटी ज़्यादा है, आज मैं हर चीज़ जो है वो कर सकूँगा। ओके मैन, कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, हेजलबर्ग ने, अब ये दूसरा बंदा आ रहा है, मॉस्लो ऊपर हो गया, ये मॉस्लो हो गया यहाँ पे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेजलबर्ग। हेजलबर्ग ने एक बात कही, हेजलबर्ग ने कहा कि किसी को मोटिवेट करने से बेहतर है किसी को डीमोटिवेट होने से बचा लिया जाए। किसी को मोटिवेट करने से बेहतर है किसी को डीमोटिवेट होने से बचा लिया जाए। उसने जो है ना वो दो बातें बताई, एक हाइजीन फैक्टर, एक मोटिवेटर फैक्टर। हाइजीन फैक्टर्स होते हैं कि उसे अपनी ज़रूरत की तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मिले। आए देखें, हाइजीन फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये किस लिए होती है? टू अवॉइड डिससेटिस्फैक्शन। ये मोटिवेट करने के लिए नहीं है, सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन को अवॉइड करने के लिए। मोटिवेशन के फैक्टर्स नीचे अलग आ रहे हैं, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन को रोकने के लिए, अच्छा इसको कुछ और वर्ड्स भी हैं, मैं वो लिख देता हूँ, ज़रा अपने पास नोट कर लीजिएगा। इसको दूसरे अल्फाजों से भी कहा जाता है। पहला है एक्सट्रिंक्ट, EXTRINSIC, ठीक है। अब ये सी नहीं बनना, सी बन गया, चलो। फिर है आपके पास इन्वायरमेंटल, ठीक है। इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल जो है हाइजीन फैक्टर का एक और नाम है। तीसरा है मेंटेन फैक्टर, ठीक है। ये अपने पास जो है वो लिख लीजिएगा, ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक है, जिससे हाइजीन फैक्टर को जो है ना वो कहा जाता है। चले, अब हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है? पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर ऑफ स्टाफ टू ट्रीटमेंट। तरीका होना चाहिए हर शख्स का बात करने का, हर शख्स से। ऐसा ना हो कि कोई बदतमीज़ी हो रही है, कोई जो है वो बुरे तरीके से, अब लड़ाई होगी, CFO जो है वो आता है, दो गालियाँ देता है, फिर बात शुरू होती है। अब इंसान तो इससे जो है वो डिससेटिस्फाई होगा, उसको बुरा लगेगा, उससे काम नहीं होगा। फिर है सुटेनेबल लेवल एंड क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, कि सुटेनेबल लेवल होने चाहिए और सुपरविजन की एक क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग जो है वो उसे सही तरीके से सुपरवाइज करें। प्लेजेंट एंड फिज़िकल वर्किंग कंडीशन हो, मुनासिब जगह, मुनासिब लोग और प्लेजेंट जो है वो सिचुएशन हो काम करने की। फिर है अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सैलरी। सैलरी जो है ना वो आपको डिससेटिस्फाई होने से बचाती है। जिस स्टेटस ऑफ जॉब पे आप हैं, जो काम आप कर रहे हैं, आपको उस लेवल की जो है वो जॉब या उस लेवल की जो है वो पे मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर है टीम वर्क। टीम वर्क है कि मिलके काम किया जाए। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये कब की हैं? ये शॉर्ट टर्म की हैं, ठीक है। कुछ वक्त इंसान को मोटिवेट रख कर काम करवा लेती हैं, ठीक है। अब आ रही है लॉन्ग टर्म मोटिवेशन फैक्टर्स, कि इंसान को मोटिवेट किया जाए। मोटिवेट करने का तरीक़ेकार क्या है? पहला है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, कि एक उसके अंदर सेंस डेवलप किया जाए कि हाँ तुमने आज कुछ हासिल कर लिया है, तुमने आज कुछ जीत लिया है। ये क्या है? सेल्फ अकम्पलिशमेंट। फिर है रिकग्नाइजेशन ऑफ गुड वर्क, कि आपको पता हो कि यार आपको पता हो या आपको जो है वो कहा जाएगा यार आपने जो है वो बहुत अच्छा काम किया है। इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, के लेवल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या की जाए? बढ़ाई जाए, ठीक है। करियर एडवांसमेंट, कि आपको जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है वो नई एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है ऑफिस में ही, कि आपको फ़लाना काम करना आ जाए या फ़लानी चीज़ चलानी आ जाए, ताकि इन फ्यूचर जो है वो क्या हो, आपकी जॉब जो है वो बेहतर हो जाए। फिर है अट्रैक्शन ऑफ द जॉब। देखें, जॉब अट्रैक्शन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। इंसान का कल आने को दिल नहीं करता अगर कल कोई नया काम ना हो, नई चीज़ सीखने को नहीं मिले, तो इंसान जो है वो कोशिश करता है यार क्यों जा रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ मैं, किस लिए जाऊँ है वो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा जी,
नेक्स्ट चलते हैं अब मैकलेलन थ्योरी ऑफ नीड्स पे। मैकलेलन थ्योरी ऑफ नीड्स जो है वो तीन किस्म की नीड्स जो है ना वो बताती है। ठीक है, 3 किस्म की नीड्स में सबसे पहली आती है आपके पास, अच्छा ये मैं यहाँ बता देता हूँ, इसने यहाँ पर ऊपर जो है ना वो नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट, ये 3 किस्म की पावर जो है ना वो इसने यहाँ पे बताई। हम तीनों जो है ना वो यहाँ देखने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहली आती है पावर, नीड फॉर पावर। नीड फॉर पावर में पीपल विद हाई पावर नीड्स सीक हाई लेवल ऑफ पोजीशन। ज़रा देखें, जिसके पास पावर ज़्यादा है उसके पास पोजीशन ज़्यादा है, और जिसके पास पोजीशन ज़्यादा है वो एक्सरसाइज कर सकता है अपने इन्फ्लुएंस को, अपने कंट्रोल को दूसरे के ऊपर। क्यों? क्योंकि पावर ज़्यादा है। CFO है, बॉस है, इनके पास पावर जो है वो ज़्यादा होती है। जनरल मैनेजर है, पावर ज़्यादा होती है। आप इनके वर्कर्स हैं, आप इनमें काम कर रहे हैं, तो इनके पास क्या होती है? पावर ज़्यादा होती है। ये कोशिश करते हैं इनके पास हायर जो है वो पोजीशंस हों, ये हायर पोजीशन पे बैठ के अपना काम जो है वो जूनियर से निकलवाते हैं। नीड फॉर एफिलिएशन, एफिलिएशन है वाबस्तगी, ताल्लुक, रिलेशंस। ठीक है, हाई नीड ऑफ एफिलिएशन ड्राइव प्लेजर फ्रॉम बीइंग लव्ड बाय ऑल, कि ह्यूमन जो है वो ख्वाहिश रखता है कि उसकी खुशी में, उसके गम में उसके साथ देने वाले लोगों। टेंड टू अवॉइड, क्यों? क्योंकि भाई वो अपनी कोशिश करता है कि उसको गम जो है ना, वो रिजेक्शन जो है ना वो कम से कम मिले, वो सबके साथ चले कि कोई उसे रिजेक्ट ना करे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल्स, यहाँ लिखा हुआ है इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, मिलकर एक ग्रुप के साथ रहकर जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं। रिलेशंस, अपने सोशल रिलेशंस के साथ रहकर जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवर्स जो हैं वो हाई अचीवर्स टेक मॉडरेट रिस्क। यहाँ देखिए, हाई अचीवर्स जो हैं वो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, काम एक मॉडरेट रिस्क में, कि ना बहुत ज़्यादा रिस्क हो ना बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आएगी। फिर है हाई अचीवर्स सीक टू ऑब्टेन इमीडिएट फीडबैक, कि भाई ये हम किसकी बात कर रहे हैं? नीड फॉर अचीवमेंट। हमने हाई पावर वालों की बात की, नीड फॉर सोशल रिक्वायरमेंट्स की बात की, अब हम बात करने जा रहे हैं अचीवमेंट की। हाई अचीवर्स जो चाहते हैं कि उनको एक अचीवमेंट मिले, उनको एक आउटपुट मिले, उनको जो है वो बेहतरीन नज़र आए, तो वो उसके लिए रिस्क लेते हैं। उसके लिए फीडबैक चाहते हैं कि यार मुझे पता चले तो मैंने क्या हासिल किया और क्या मुझे मिला और क्या जो है वो मैंने खो दिया। हाई अचीवर्स जो हैं वो पुट हिमसेल्फ कम्प्लीटली इनटू द जॉब, वो अपना 100% देने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। 100% देकर जो है वो काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा, लास्ट इसमें एक पॉइंट और भी है, वो कहाँ है? ये रहा। अच्छा जी, क्या कोशिश करते हैं? accomplish tasks that intrinsically satisfy। अच्छा, ये आपके पास है इंसेंशियल नेचुरल वे, कि आपकी लाइफ को जो है वो नेचुरल तरीके से, या आसान अल्फाजों में कहूँ कि आपको आपके डिज़ायर आउटपुट प्रोवाइड करे। अचीवर्स जो हैं वो क्या चाहते हैं? कि उनको उनकी डिज़ायर आउटपुट, डिज़ायर्ड वैल्यू, डिज़ायर्ड चीज़ें जो हैं वो क्या हों? मिलें। अब डिज़ायर्ड चीज़ें क्या हैं? आसान अल्फाजों में बताऊँ तो पैसा है। ठीक है, पैसा आपको मिल जाएगा आपकी सैलरी से, आपकी जो है वो वर्किंग से, वो आपके लिए क्या होता है? आपकी सेटिस्फेक्शन है, आप उससे चाहो तो कुछ भी ले लो। अच्छा जी, फिर एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है यहाँ से। अच्छा, ये मॉस्लो की सॉरी ये किसकी थी? मॉस्लो की थी ना, ये मॉस्लो की हमने यहाँ से ये पढ़ ली है। ये टेस्टिंग आ रही है एक और,
लो जैसे चैप्टर ही ख़त्म हो गया। ओके, आई होप कि आपको ये तमाम बातें जो है वो समझ आ गई होंगी। जिसे जहाँ जो प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कर ले। व्हाट्सअप नंबर और अदर डिटेल्स जो है वो मैंने यहाँ पे अपने पेज पे स्टार्ट में और एंड में जो है वो मौजूद है। आप चाहें तो मैसेज करके भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि चैप्टर 1 की ये तीनों वीडियो आपको जो है वो आसानी से समझ आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम।